हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 1 का भाग 3 पढ़ेंगे। विकास में आप हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके आगे के भागों को आज पढ़ेंगे। आज से करीब 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जिसमें बहुत सारे जीव धीरे धीरे क्या होते गए, बनते चले गए, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। और ये सभी जीवों पर क्या पाई जाती है, बताया था मैंने, विभिन्नता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, जैव विविधता। इसमें पेड़ पौधे भी हैं, जीव भी है और ज्वालामुखी भी है। तो कहीं पर क्या है, बर्फीले क्षेत्र भी है, अर्थात बर्फ वाले क्षेत्र भी उपस्थित है। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं उस पर हर जगह अलग अलग वातावरण है और हर जगह अलग अलग प्रकार का जीव है। तो जो जीव जहाँ रहता है वो उसी प्रकार से जीवन यापन करता है और वो उसी के अनुकूलित क्या हो जाता है, ढल जाता है। और ढलने के कारण नए लक्षण आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बताया था, विकास कहते हैं, नए जीव का बनना। तो ये समय अरबों से चलते आ रही है। ठीक है। और धीरे धीरे ये पृथ्वी पर विकसित होते जा रहे हैं, जिससे नए नए जीव बनते चले जा रहे हैं। जैसे बाह्य आकृति के जीव व्यवहार के साथ अलग अलग, जिन जीवों की आकृति व्यवहार विवरण अभिलक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है। किसी जीव के बाह्य आकृति व्यवहार का विवरण ही अभिलक्षण कहलाता है। जैसे ये 4 पैर वाले जीव हो गए, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण वाले भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो गया, अभिलक्षण। इसी अभिलक्षण के आधार पर इन दोनों को अलग अलग हम बांट सकते हैं। अभिलक्षणों को बांटना इनकी विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। जैसे कोशिका संगठन की बात करूं तो कोशिका संगठन भी अपने आप में अलग होता है। ये सभी जीव, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, सभी जीव किससे मिलकर बना है, कोशिका। और ये बहुकोशिकीय जीव है, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। परंतु इसमें केंद्रक उपस्थित या अनुपस्थित के आधार पर बांटा गया है। जीवाणु जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती और जीव जंतु जिसमें कोशिका पाई जाती है, जिसके केंद्रक उपस्थित होता है। फिर इसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बांटते हैं। तो एक कोशिकीय में पैरामीशियम अमीबा आता है, बहुकोशिकीय में पेड़ पौधे और मानव आते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषी में बांटते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं और मनुष्य अलग हो जाता है। फिर रीढ़ की हड्डी में बांटते हैं तो टिड्डा अलग हो जाता है, मनुष्य अलग हो जाता है। फिर पैरों के आधार पर बांटते हैं तो कीड़े और पैर नए होने वाले जीव अलग हो जाते हैं। फिर ठंडे खून और गर्म खून वाले जीव अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये श्रृंखला है कि एक ही जीव एक ही जगह है। ठीक है, अजैव पदार्थ से बने, परंतु जैसे जैसे उसमें भिन्नता आते जा रही है वो ग्राफ में नीचे धीरे धीरे दूरियां बढ़ाती जा रही है। तो ग्राफ में वो जितना पास होंगे उसके जेनेटिक पदार्थ उतने एक दूसरे के क्या रहते हैं, पास पास होते हैं। लेकिन वो जितना एक दूसरे से दूर होते हैं उनके जेनेटिक पदार्थ भी उन दोनों से क्या होते हैं, उतने ही दूर होते हैं। तो ये इनके लक्षणों को बताता है और एक दूसरे के अभिलक्षणों को बताता है कि वो जेनेटिक और सामान्यतः एक दूसरे से कितने पास हैं या कितने जुड़े हुए हैं। और ये परिवर्तन आया है किसके कारण, अलग अलग वातावरण में रहने के कारण। क्योंकि पृथ्वी पर मैंने बताया एक जगह वातावरण एक समान नहीं है। अब आर्कियोबैक्टेरिक्स, ठीक, और इसी तरीके से जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। और यही विकसित होकर एक नए जीव का विकास करता है, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता। और एक चीज़ और बताया था मैंने, क्या, प्राकृतिक चयन किस पर निर्भर करता है, बताया था उसको, प्राकृतिक चयन पर। कि जैसे कि देखो, जीवाणु और मनुष्य दोनों अलग अलग वातावरण में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, एक सूक्ष्म जीव है और एक का शरीर का आकार क्या है, बहुत बड़ा है और बहुकोशिकीय है। और एक कोश की सरल संरचना में होती है, जबकि इसकी सरल संरचना नहीं होती, ये एक जटिल संरचना होती है। मनुष्य जीवाणु से अधिक प्रगत और विकसित है पूर्णतः ये वातावरण में ढलने वाला है, परंतु दोनों अपने अनुसार अनुकूलित होते हैं और दोनों अपने अपने अनुकूलित वातावरण में रहते हैं। तो इन दोनों का, जैसे कि नाक का आकार, वर्णतता एक बीमारी और डिम्पल, ये सभी मनुष्य की विभिन्नताओं को बताता है। ऊंचाइयाँ एक विभिन्नता को बताता है। ये इसके क्या है, ये इसके वंशागत लक्षण है, मतलब इसके जीन में होने वाले लक्षणों के आधार पर बांटा गया है। और इसके जीन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, यानी वंशागत, जो पिता से प्राप्त होता है। तो जैसे नृत्य कला में कोई विशेष है, कोई वजन ज़्यादा है, किसी के बालों का रख रखाव अलग है, तो ये सब क्या है, ये सब अनुवांशिक लक्षण है। और इन्हीं अनुवांशिक लक्षण को कहते हैं उपार्जित लक्षण।
ठीक है, जो उन्हें प्राप्त होता है। कायिक ऊतकों में परिवर्तन होना, क्योंकि ये सब जेनेटिकली होता है, मतलब आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होती है, सूचना जाती है। ठीक है, और ये सूचना में परिवर्तन होना वो अलग चीज़ है, वो उत्परिवर्तन आता है। तो ये उपार्जित लक्षण जो है वो इस तरीके से प्राप्त नहीं होता। ठीक, वो इस तरीके से प्राप्त नहीं होता, वो अपने आप में उत्पन्न हो जाता है। वो किसके, वो वातावरण के आधार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, कायिक ऊतकों में परिवर्तन नहीं। ठीक, ये सब जो लक्षण आते हैं जो हम सामान्यतः देखते हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग होता है। तो एक वंशागत जो क्या हुआ, माता पिता से किसको, पुत्र को प्राप्त। जैसे एक का कर्ण जुड़ा हुआ है, एक तैराक है, तो पुत्र भी कर्ण क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। राहुल की कर्णबली जुड़ी होगी और राहुल भी अच्छा तैराक होगा। राहुल की कर्णबली जुड़ी होगी लेकिन वो अच्छा तैराक होगा यह निश्चित नहीं है, यह उसके एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। तो एक वंशागत लक्षण और दूसरा उपार्जित। तो ये सबके बारे में जो बताया वो डार्विन था। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व उसने समुद्री यात्रा की थी बीगल जहाज पर। और बीगल जहाज पर बैठकर जब उन्होंने कई टापुओं की जब उन्होंने क्या की, यात्रा किया, तो कई अलग अलग टापुओं में गए जहाँ अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखी, अलग अलग प्रकार के जंगलों में गए और वहाँ के जीवनों का उन्होंने अध्ययन किया। तो जब उन्होंने वहाँ के जीवनों का अध्ययन किया तो उसे हर जगह अलग लक्षण दिखाई दिए। अमेरिका के पहाड़ों में भी जंगल में देखे तो भी उन्होंने, और जीवन के संघर्ष अर्थात एक जीव का दूसरे जीव से संबंध होना या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर पाए जाने वाले अनेक जीवधारियां, उनके आवास का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया कि वो जीव रहते कैसे हैं। उन्होंने दक्षिण अमेरिका के कुछ चट्टानें में समुद्री जीवाश्म मिले। इसके साथ उन्होंने भूकंप का भी अनुभव किया और समुद्र की सतह से 3 मीटर तक ऊंचा हो गई। इस अवकलन से डार्विन का निष्कर्ष में पहुंचे कि महाद्वीप महासागर के व्यापक परिवर्तन से ही उत्पन्न हुए हैं। मतलब महासागर में परिवर्तन के कारण ही इन टापुओं का निर्माण हुआ है। ये इन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। उन्होंने रेतीले समुद्र के किनारे के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों का भी अवलोकन से डार्विन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों के कारण होता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होते चले जाते हैं जिसके कारण नए नए लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने विशाल विलुप्त जीवधारियों के बारे में भी पता चला कि पूर्व में पाए जाने वाले वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के बीच भिन्नता और कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, जैसे मैंने बताया था समवृत्ति और समजात। तो ये सब अभिलक्षण है जिसके आधार पर इसे बांटा गया था। उन्होंने ये बताया कि दोनों जीव अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से रहते हैं। मतलब पहले के जीव अभी पाए जाते हैं और अभी के जीव बाद में नहीं पाए जाएंगे। तो डार्विन की गिनती में विश्व में सर्वश्रेष्ठ क्या है, वैज्ञानिकों में डार्विन ने HMM बीगल नामक जहाज में क्या किया था, यात्रा किया था। और इनकी सफ़र की शुरुआत 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 को ख़त्म हो गया। और यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का अवलोकन किया जो कि डार्विन ने अपनी यात्रा का अध्ययन किया, जिसमें जीव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उन्हें दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों और जड़ों में दिखी। डार्विन ने निकाला जो भी संघर्ष वह बचाव के लिए या जीवित के लिए संभव था। उन्होंने अपने निष्कर्षों में इन्हीं चीज़ों को स्पष्ट किया था कि कोई भी चीज़ है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होती है और इनमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। डार्विन ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवधारियों और उनके आवासों का भी क्या किया था, अध्ययन किया था। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में कुछ अच्छे चट्टानें देखी जिनमें जीवाश्म मिले। उन्होंने भूकंप का अनुभव किया जो मैंने बताया, और उन्होंने समुद्री से ऊंचाइयों में टापू के निर्माण के संबंध में भी क्या किया था, अध्ययन किया कि उसमें भी परिवर्तन किस प्रकार से होता। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान फिंच नामक पक्षी का अवलोकन किया था कि अलग अलग टापुओं में अलग अलग प्रकार के वही पक्षी पाई जाती लेकिन उसकी चोंच की संरचना क्या थी, अलग अलग थी। तो उन्होंने जब समुद्री यात्रा किया तो प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ साथ उन्होंने उन जीवों का भी अध्ययन किया जो वहाँ पर पाए जाते हैं, और उनके पाए जाने के आधार पर
उन्होंने उस चीज़ों का क्या किया, अवलोकन किया। तो याद रखना, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको कि उन्होंने विलुप्त होने वाले जीवों की समृद्धि और समझात के बारे में बताया, प्राकृतिक चयन के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया डार्विन ने कि एक जीव दूसरे जीव से संघर्ष करता है जीवन के लिए और वातावरण के अनुसार ढलकर अपने आप को क्या करता है, जीवित रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पूर्णतः समझ में आया होगा मैंने जो समझाया। थैंक यू वेरी मच।